हेलो बच्चों, वेलकम टू शिवा ज्ञान कुंड। अब जैसा कि आपको पता है, हमने रासायनिक बलगत की चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और रासायनिक बलगत की चैप्टर के हम लोगों ने बच्चे 2 लेक्चर्स पहले ही कंप्लीट कर दिए। ये लेक्चर 3 होने वाला है। इसीलिए बच्चों, अगर लेक्चर 3 आपको समझना है तो पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि लेक्चर 3 आपको तभी समझ में आएगा जब आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कि लेक्चर 3 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारण। अब अभिक्रिया वेग के बारे में हमने लेक्चर 1 में बताया था और बच्चों उसके ग्राफीय निरूपण और मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में हमने लेक्चर 2 में बताया था। इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारण। तो कॉपी में हेडिंग लगाओ, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले तो जरूरी ये है कि अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक चाहे जो भी हो, हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए क्या चाहिए। एक रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न होती है। सोचिए कि आपको सोडियम और क्लोरीन को मिलाकर के कोई पदार्थ बनाना है। आप अच्छे से जानते हैं सोडियम और क्लोरीन के मिलने से क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो सोचिए कि आपको सोडियम और क्लोरीन को मिलाकर के क्या बनाना है, सोडियम क्लोराइड बनाना है, यानी कि एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। लेकिन बच्चे, हम केमिस्ट्री में एक सिद्धांत पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं टक्कर सिद्धांत। क्या बोलते हैं? टक्कर सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत हमसे कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ऐसे ही नहीं हो जाती। एक रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए उसमें जितने भी परमाणु अणु जो भी सांद्रता विद्यमान है वो सब क्या करते हैं, आपस में टक्कर करते हैं। टक्कर के द्वारा ही क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे कि मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे पास कोई रिएक्शन है R से लेकर के P, तो आप R को अच्छी तरीके से जानते हो, ये क्या होता है, अभिकारक। P को आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्या होता है, उत्पाद। अब अभिकारक के अणु आपस में क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। टक्कर करने के बाद हमें क्या मिलता है, उत्पाद, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे कि मैंने तुम्हारे सामने भी सोडियम और क्लोरीन की बात की। ये सोडियम का परमाणु आएगा, ये क्लोरीन का परमाणु आएगा, आपस में टक्कर करेंगे और रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी और उत्पाद बन जाएगा। लेकिन साथ में ही टक्कर सिद्धांत एक बात और कहता है कि सोडियम का परमाणु आए, क्लोरीन का परमाणु आए, टकराए और रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो। अब ये क्या बात हुई भाई? इसका मतलब ये है, टक्कर सिद्धांत हमसे ये कहता है कि हर रासायनिक अभिक्रिया की, हर टक्कर के बाद रासायनिक अभिक्रिया हो ऐसा जरूरी नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग ले रहे हैं उनको टक्कर करने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा। अगर सांद्रता कणों के पास वो ऊर्जा है, वो देहली ऊर्जा है और उस देहली ऊर्जा के साथ वो टक्कर करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन के परमाणु के पास देहली ऊर्जा है, आपस में आएंगे, टक्कर करेंगे, टक्कर करके क्या बना लेंगे, उत्पाद, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो गई। तो जिन टक्करों के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है उन टक्करों को हम क्या कहते हैं, प्रभावी टक्करें। क्या कह दिए, प्रभावी टक्करें। मोटा मोटी आपको ये दिमाग में रखना है कि अभिक्रिया होने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, टक्करें, यानी कि सांद्रता में उपस्थित परमाणु अणु यानी आपस में क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, तभी कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी। तो हम कारकों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला कारक है हमारा सांद्रता। सबसे पहला कारक कौन है, सांद्रता। अब सांद्रता का मतलब क्या होता है? सांद्रता का मतलब मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था। सांद्रता का सीधा मतलब होता है किसी भी पदार्थ की निश्चित मात्रा। रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए आपके पास कोई पदार्थ कितनी मात्रा में उपलब्ध है उसे हम क्या कहते हैं, उसकी सांद्रता कहते हैं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया कराने के पास मेरे पास 10 मोल सोडियम है, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी सांद्रता हो जाएगी। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? अब सांद्रता में ढेर सारे परमाणु अणु आयन होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, टक्कर करेंगे और टक्कर करने से क्या बनेगी, अभिक्रिया, और अभिक्रिया से अभिक्रिया वेग पर क्या पड़ेगा, प्रभाव। क्या पड़ेगा बच्चों, प्रभाव। आप एक बात तो समझ गए कि अभिक्रिया होगी तभी अभिक्रिया वेग का कोई अस्तित्व है, अन्यथा अभिक्रिया वेग का कोई अस्तित्व नहीं है। यानी अभिक्रिया है तो ही अभिक्रिया वेग है। इतनी बात समझ में आती है। और अभिक्रिया किससे संपन्न होगी, सांद्रता से। तो क्या हो अगर मैं सांद्रता बढ़ा दूं,
क्या हो जाए बच्चे, अगर मैं सांद्रता क्या कर दूं बच्चों, बढ़ा दूं, अगर सांद्रता क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आपको पता है कि अभिक्रिया होने के लिए किसकी जरूरत है, टक्कर की। ज्यादा से ज्यादा टक्करें होंगी तो ज्यादा से ज्यादा अभिक्रिया होगी, और ज्यादा से ज्यादा अभिक्रिया होने पर अभिक्रिया वेग के मान में भी क्या होगी, वृद्धि। इसका मतलब आप सीधी सी बात बोल सकते हो कि सांद्रता समानुपाती है किसके, अभिक्रिया वेग के। सांद्रता समानुपाती है किसके, अभिक्रिया वेग के। यानी कि सांद्रता के बढ़ने पर अभिक्रिया वेग में क्या होगी, वृद्धि। ऐसा क्यों हो रहा है, अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। आपको हम क्या करें, खुली सड़क पर दौड़ाए, जिस सड़क पर कोई भी नहीं है, तो आप अपने पूरे पोटेंशियल के साथ दौड़ पाओगे, दौड़ पाओगे कि नहीं, बिल्कुल दौड़ पाओगे। क्या किसी से टकराओगे, नहीं, नहीं टकराओगे तो किसी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। अब सोचो कि आपको मेले की भीड़ में दौड़ाया जाए तो ढेर सारी प्रतिक्रियाएं मिल सकती है कि नहीं, मिलेंगी ना। तो मेले की भीड़ में दौड़ाएंगे तो आप क्या करोगे, टक्करे खाओगे, टक्करे खाने पर आपको प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। तो यही बात है बच्चे, जितनी ज्यादा सांद्रता होगी वहां पर टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा सांद्रता होगी वहां पर टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और टक्करों की संख्या बढ़ने पर अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया होने पर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया वेग बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सांद्रता बढ़ाने पर बच्चे क्या होगा, सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है, अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, आयतन में टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। तो मुझे उम्मीद है बच्चे आपको पहला कारक समझ में आ गया। सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा, अभिक्रिया वेग बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहला फैक्टर क्लियर। अब हम दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। दूसरा फैक्टर है बच्चों हमारा ताप। ताप, ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अब बच्चे सीधी सी बात आप अच्छी तरीके से जानते हो, आप लैब में भी एक्सपेरिमेंट करते होंगे, नहीं करते तो आप सुन लो। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया सीधे सीधे नहीं होती है ना, तो हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। अब गर्म करने पर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, बढ़ हो जाती है। इसका मतलब टेम्परेचर क्या करता है, अणुओं की सक्रियता को बढ़ा देता है। क्या कर देता है, अणुओं की सक्रियता को बढ़ा देता है, जिससे क्या हो जाएगी, अभिक्रिया हो जाएगी, और अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाएगी, वृद्धि। यानी कि ताप बढ़ाने पर भी क्या होगा, अभिक्रिया वेग बढ़ेगा, क्योंकि अणुओं की सक्रियता बढ़ जाती है। तो हम लिख सकते हैं ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अणुओं की सक्रियता बढ़ जाती है, क्योंकि अणुओं की सक्रियता बढ़ जाती है, अणुओं की सक्रियता बढ़ जाती है। बोलो बात समझ में आ गई। तो सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ेगा, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ेगा, क्योंकि अणुओं की सक्रियता बढ़ जाती है। तो दोनों फैक्टर्स क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अब हम तीसरे फैक्टर की बात करते हैं। तीसरा फैक्टर बच्चों हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल किसका बच्चों, जिस पात्र में आप रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हो उस पृष्ठ, उसके क्षेत्रफल में क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, समझिए कि आपके पास एक गिलास गर्म दूध है। क्या है, एक गिलास गर्म दूध है, उसे आपको क्या करना है, ठंडा करना है। क्या करना है बच्चों, ठंडा करना है। तो बच्चे वो गिलास, वो दूध गिलास में जल्दी ठंडा होगा या थाली में, सीधी सी बात है सर, थाली में ठंडा होगा। थाली में ठंडा क्यों होगा सर, क्योंकि सर दूध के अणुओं को फैलने के लिए क्या हो जाएगा, समय मिल जाएगा, और उसके अंदर जितना भी ताप होगा, यानी कि ऊष्मा की जितनी मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी।
इसका मतलब है कि दूध के ठंडे होने की प्रक्रिया क्या हो गई, क्षेत्रफल बढ़ाने पर जल्दी हो गई। इसका मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी अभिक्रिया वेग में क्या हो जाएगी, वृद्धि। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग में वृद्धि हो जाती है। 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 क्लियर है बच्चों। अब एक कारक और बचा है आपका, और उस चौथे कारक का नाम है बच्चों आपका उत्प्रेरक। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, उत्प्रेरक। अब पहले उत्प्रेरक के बारे में अच्छे से समझ लो। क्यों समझ लो, क्योंकि उत्प्रेरक नाम का एक चैप्टर था, प्रश्न रसायन नाम का एक चैप्टर था, जिसमें आप उत्प्रेरक के बारे में भी पढ़ते थे, लेकिन क्या करें अब वो सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो थोड़ा सा समझ लो उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक वो पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यूज होगा और यूज होकर उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देगा। खुद में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, खुद जैसा है वैसा का वैसा दोबारा प्राप्त हो जाएगा। मतलब उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होकर उस अभिक्रिया के वेग को क्या कर सकता है, परिवर्तित कर देता है, परंतु खुद रासायनिक रूप से और भारात्मक रूप से क्या रहेगा, अपरिवर्तित। आगे बात समझ में। अब परिवर्तित कर देता है तो परिवर्तन के दो मतलब होते हैं बच्चों, या तो वो अभिक्रिया वेग में वृद्धि कर सकता है या फिर वो अभिक्रिया वेग में कमी। जी हाँ, ये दोनों काम कर सकता है। कैसे कर सकता है सर दोनों काम, क्योंकि बच्चों ये दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक, एक होता है बच्चों धनात्मक उत्प्रेरक, और दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक, बात समझना। अब धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है आपका, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग में वृद्धि करता है। क्या करता है, अभिक्रिया वेग में वृद्धि करता है, यानी कि इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया वेग बढ़ जाएगा। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। ओके बच्चों। और ऋणात्मक की उपस्थिति में क्या होगा बच्चों, घट जाएगा। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया वेग घट जाता है। अभिक्रिया वेग घट जाता है। क्लियर है बच्चों। तो ये हो गए हमारे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक सांद्रता। सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है, क्योंकि प्रति एकांक आयतन में टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। दूसरा है ताप। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अणुओं की सक्रियता बढ़ जाती है। पृष्ठ क्षेत्रफल, दूध वाला एग्जाम्पल, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग में वृद्धि हो जाती है। उत्प्रेरक अभिक्रिया वेग में परिवर्तन ला सकता है। अब परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, कमी या वृद्धि, इसलिए दो प्रकार का, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। अगर धनात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है, और ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो अभिक्रिया वेग घट जाता है। अगर आपको ये कारक समझ में आए हैं तो बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी पसंदीदा वीडियो, ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स मैं आपके सामने लाता रहूं और आपको अपनी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की दुविधा ना हो। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो, और आपको अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मैं इसे साफ कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की आणविकता। अब ये क्या होती है, चलो चेक करते हैं। अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, अंग्रेजी में इसे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की आणविकता। अब इसे आप एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हो। जैसे कि मैं तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ बच्चों, ये NaCl है,
इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया, ठीक है। तो ये किस में ब्रेक हो जाता है बच्चों, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो आप सीधा सीधा देख सकते हो कि यहाँ पर NaCl कौन है, अभिकारक, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कौन है, उत्पाद। तीर से इधर अभिकारक, तीर के उधर उत्पाद। तो ये क्या है, NaCl आपका अभिकारक। अब जरा मुझे देखकर बताओ कि यहाँ पर NaCl आपको कितने दिख रहे हैं बच्चों, NaCl कितने हैं, एक। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का कितने अणु दिखाई दे रहे हैं आपको, एक। तो बच्चे यहाँ पर अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है, एक। जहाँ पर अभिकारक अणुओं की संख्या एक हो उसे हम बोलते हैं बच्चों एक अणुक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक अणुक अभिक्रिया, एक अणुक अभिक्रिया। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। मैंने लिखा बच्चों H2 प्लस I2 आफ्टर रिएक्शन 2HI। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर H2 का एक अणु और I2 का एक अणु, टोटल कितने अणु हैं, 2। तो बच्चे जहाँ पर अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी हो, 2 हो, उसे बोलते हैं हम लोग द्वि अणुक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों, द्वि अणुक अभिक्रिया। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। इसे हम क्या बोलेंगे, द्वि अणुक अभिक्रिया। चलो एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैंने लिखा N2 प्लस 2O2। तो आप कहोगे सर देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का एक अणु है और ऑक्सीजन कितने अणु है, 2। तो टोटल कितने अणु हो गए, 3, ठीक है। तो जहाँ पर अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी हो, 3 हो, तो उसे हम बोलते हैं त्रि अणुक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों, त्रि अणुक अभिक्रिया। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि मैं सिर्फ किस पर गौर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अभिकारक अणुओं की संख्या पर गौर कर रहा हूँ। तो बच्चे अब आप समझ जाओ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। यहाँ पर अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है, 1, तो इसकी आणविकता कितनी हो गई, 1। यहाँ पर अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है, 2, तो इसकी आणविकता कितनी हो गई, 2। यहाँ पर अभिकारक अणुओं की संख्या कितनी है, 3, तो यहाँ पर आणविकता कितनी हो गई, 3। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ये बन गई आपकी डेफिनेशन। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, डेफिनेशन क्लियर है? मैं स्टार्टिंग में आपसे कहता रहा था कि हम डेफिनेशन रटेंगे नहीं, समझेंगे और खुद बनाएंगे। अब मुझे बताओ कोई दिक्कत है डेफिनेशन में? नहीं है। अब यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई होगी, यानी कि यहाँ पर अभिकारक अणु होगा तभी आप अभिक्रिया की आणविकता बता सकते हो। इसका मतलब यहाँ से एक बात तो पता चल गई कि अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होगी। तो यह कभी भी शून्य नहीं होती, यह कभी भी शून्य नहीं होती है, यह कभी भी शून्य नहीं होती है। दूसरी चीज, माइनस में नहीं हो सकती। कोई सांद्रता माइनस में ले सकते हो अभिक्रिया कराने के लिए? नहीं ले सकते ना। तो हम कह सकते हैं यह सदैव धनात्मक होती है, यह सदैव धनात्मक होती है, यह सदैव धनात्मक होती है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है कि नहीं? अब आप देख पा रहे हो कि आप इसे केवल रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को देख करके बता पा रहे हो। इसका मतलब आप इसे अभिक्रिया की क्रियाविधि के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। तो यह क्रियाविधि द्वारा निर्धारित होती है, यह क्रियाविधि द्वारा निर्धारित होती है, यह क्रियाविधि द्वारा निर्धारित होती है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया? तो अभिक्रिया की आणविकता क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यह कभी भी शून्य नहीं होती है, यह सदैव धनात्मक होती है, यह क्रियाविधि द्वारा निर्धारित होती है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज समझ में आई? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत अच्छा।
अभिक्रिया की आणविकता क्लियर। अब हम पढ़ेंगे वेग नियम या वेग समीकरण। क्या पढ़ेंगे? वेग नियम या वेग समीकरण। कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, वेग नियम या वेग समीकरण। वेग नियम या वेग समीकरण, इसको समझने के लिए थोड़ा सब्र रखना बच्चों, ठीक है। मैं क्या करूंगा, माना कोई अभिक्रिया आपके पास, माना कोई अभिक्रिया, माना कोई अभिक्रिया, ठीक है। क्या है बच्चों? अब बच्चों को उत्पाद पे गौर करना, उत्पाद की बात खत्म। अब हम जितना भी ध्यान केंद्रित करेंगे वो सब अभिकारक पर रहेगा। कोई अभिक्रिया है बच्चे आपके पास, एक्स ए प्लस वाई बी, आफ्टर रिएक्शन क्या बन रहा है बच्चों? उत्पाद बन रहा है। अब इस प्रकार की रिएक्शन का सामना आप पहले भी कर सकते हो। अभिक्रिया वेग का गणितीय निरूपण याद करो, इसलिए बोला बच्चे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पहले अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पर x और y को आप अच्छे से जानते हैं, क्या होते हैं? रस समीकरण मितीय गुणांक। और a और b आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। a और b क्या है आपके? अभिकारक हैं। a और b क्या है आपके? अभिकारक हैं, जिन्हें आप यहाँ पर सांद्रता पद भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चों? सांद्रता पद। x और y क्या है? रस समीकरण मितीय गुणांक। अब एक बात दिमाग में रखना कि जो x और y हैं, इनके मान समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी। चाहो तो x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। आपने ऐसे एग्जांपल्स देखे भी हैं, जैसे कि N2 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन 2NO2, तो उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मात्रा समान है, लेकिन N2 प्लस 2O2 यहाँ पर मात्रा क्या है? अलग अलग है। तो x और y के मान समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी। और आपने 11th क्लास में द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम पढ़ा होगा, वो इसके बारे में क्या बात करता है, चलो देखते हैं, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभिक्रिया वेग क्या कहना है? तो जो आपका अभिक्रिया वेग है वो क्या होता है बच्चे? r से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? r से। तो ये जो r है समानुपाती होता है किसके? सांद्रता पद की घात के। अब घात कहां से आ गई सर? जिस चीज को आप गणितीय रूप में भाग देते आ रहे थे, यहां पर क्या होगा बच्चे? उसी चीज को पावर बना दोगे। अब यहां पर पहले देखो सांद्रता पद कौन है? a। और जो रस समीकरण मितीय गुणांक है, इसे आप क्या बना दोगे? इसकी पावर। क्या बना दोगे? पावर। ऐसे बच्चे दूसरा विकारक कौन है? b। अब b के लिए रस समीकरण मितीय गुणांक कौन है? y। तो इसे भी आप क्या बना दोगे? y, पावर बना दोगे। ध्यान से समझ रहे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप लोगों ने गणितीय रूप में क्या देखा था कि अगर a का रस समीकरण मितीय गुणांक x है तो आप a की समता में x से भाग देते थे। b का रस समीकरण मितीय गुणांक y है तो आप b की समता में y से भाग देते थे। लेकिन वेग नियम या वेग समीकरण में क्या करोगे? जो रस समीकरण मितीय गुणांक है उन्हें आप सांद्रता पद की क्या बना दोगे? घात, जिनके समानुपाती कौन रहेगा? r, यानी कि अभिक्रिया वेग। तो हम क्या करेंगे? दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर, तो r तो समानुपाती है। a की पावर कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? x। b की पावर कितनी है? y। आप भली भांति जानते हो, इतिहास गवाह है कि जब जब इस निशान को हटाया जाता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है। तो r इज इक्वल टू k आया, a की पावर x इंटू b की पावर y। तो यहाँ पर हमें एक समीकरण मिल जाएगा। यहाँ k क्या है? एक नियतांक है। यहाँ k एक नियतांक है, नियतांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं। अब बच्चे जरा गौर कर लो समीकरण पर। ये समीकरण मिली है, r क्या है यहाँ पर? अभिक्रिया वेग, a क्या है और b क्या यहाँ पर? सांद्रता पद। तो ये समीकरण क्या कर रही है? अभिक्रिया वेग और सांद्रता पदों की घातों के मध्य एक सही संबंध व्यक्त कर रही है। तो यहाँ से डेफिनेशन बन गई, ऐसा समीकरण जो अभिक्रिया वेग तथा सांद्रता पदों की घातों के मध्य एक सही संबंध व्यक्त करती है, वेग नियम या वेग समीकरण कहलाती है। बच्चों आपके लिए इसकी डेफिनेशन हो गई तैयार। क्या होगी? ऐसा समीकरण
या ऐसी समीकरण जो अभिक्रिया वेग तथा सांद्रता पदों की घातों के मध्य एक सही संबंध व्यक्त करती है वेग नियम या वेग समीकरण कहलाती है। वेग नियम या वेग समीकरण कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बन गया इसका डेफिनेशन। क्लियर है ना? ऐसी समीकरण जो अभिक्रिया वेग तथा सांद्रता पदों की घातों के मध्य एक सही संबंध व्यक्त करती है वेग नियम या वेग समीकरण कहलाती है। क्लियर है? चलो के का मात्रक और बता देता हूँ आपको। के का मात्रक ओके बच्चों, के का मात्रक क्या होगा? यहाँ पर आर का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर सेकेंड, ए और बी का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर। तो इसका मात्रक यहाँ पर हो जाएगा प्रति सेकंड। ओके बच्चों, आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है बच्चों, अगली वीडियोस के लिए इंतजार कीजिए।